अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। इस वीडियो में आप देखेंगे आपके निसाब में शामिल चैप्टर 1 यानी कि 1261 हिजरी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा के हवाले से नहायत अहम मारूज़ी सवाल और जवाब को, क्योंकि ये सेमेस्टर आपका MCQ तर्ज पर है, लिहाजा इस चैप्टर से जो अहम MCQs हो सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि फरहतुल्लाह बेग के हवाले से MCQs हो चुके हैं। आज हम लोग जो है सिर्फ मतन के हवाले से देखेंगे कि आपके निसाब में जो मतन है उस मतन से कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं, किसकी गुंजाइश है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे कबल थर्ड सेमेस्टर में जो सवालात पूछे गए थे वो काफ़ी मेयारी सवालात थे और मतन से लिए गए ज़्यादातर सवालात थे। इसीलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मतन पढ़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मतन पे तवज्जो दीजिए। हमने अपने क्लास में 1261 हिजरी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा जो है, इस मतन को हर्फ ब हर्फ पढ़ाया है और वाज़ेह अंदाज में समझाया है और मेरे बैच के स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ भी गए हैं और उम्मीद है कहीं से भी सवाल पूछने से वो बताते हैं। और मैंने टेस्ट लिया और उन लोगों का नंबर भी अच्छा आया है। मैं चाहता हूं कि आप नाजरीन भी अच्छे से इसको देख लें, समझ लें। मैंने 3 पार्ट अपलोड किया है, 1 पार्ट अपलोड मैंने नहीं किया है और मैं अब इस वीडियो को बना रहा हूं। इसके बाद उसका सच और झूठ का जो रज़्मनामा है चैप्टर नंबर 2, उस पर अभी हम लोग मतन को पढ़ रहे हैं। उसके बाद उसकी भी 1-2 वीडियो आपकी नज़र की जाएगी। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए जिसमें मतन से सवालात बनाए गए हैं और आप बताएं कि ये सवालात आपको कैसे लगे हैं और आपको कितने सवालों के जवाब आते थे पहले से। तो शुरू करते हैं। 1261 हिजरी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये आपके निसाब में है। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं शुरू में ही कि यहाँ पे जो एक यादगार का लफ्ज़ है, ये यादगार का लफ्ज़ बाज़ जगहों में आप नहीं देखेंगे। बाज़ जगहों में सिर्फ लिखा हुआ है 1261 हिजरी में दिल्ली का एक मुशायरा। यादगार आपके निसाब में लिखा हुआ है। बहरहाल इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर 1 है और मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने इसको लिखा है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो मैंने सवालों को इस तरह बनाया है कि आपका वक्त भी बचेगा और आप बहुत अच्छे से बआसानी इसे याद कर पाएंगे। और अगर आपने क्लास ली होती की होती अगर क्लास जिसमें मैंने लाइव में समझाया था, तो आप बआसानी इसे एक बार देख के याद कर लेते। चलिए देखते हैं कि पहला सवाल है ये कि निसाब में शामिल मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के मजमून की नौइयत क्या है। इस बात को समझिए। ये जो नौइयत है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नौइयत मतलब स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है। देखिए, जैसे कि उर्दू नस्र में पहले तो बहुत से असनाफ हैं, जैसे आप ड्रामा है, दास्तान है, नावल है, अफसाना है, अफसानचा है, मुख्तसर अफसाना है, खाका है, मकाला है, मजमून है, इंशाइया है, ये असनाफ है। फिर असनाफ में नौइयत है। नौइयत होती है कि वो सिर्फ किस नौइयत में, जैसे तमसीली है, तजरीदी है, अलामती है, वगैरह वगैरह। तो इसकी जो नौइयत है वो है तमसीली। तमसीली को मैंने समझाया है कि मतलब एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ किरदार जो हो वो आपके मिसाली हों, यानी उनका वजूद ना हो, ठीक है, वजूद उनका ना हो, लेकिन उसको आपके किस्से में वजूद में लाके दिखाया गया हो, ठीक है। अब जैसे कि अब इसमें दिखाया गया है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, इसको मिर्ज़ा गालिब को, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब को अब इसमें आप चलते फिरते देखेंगे। चलिए, ये तो किरदार है, लेकिन इसमें ऐसे भी किरदार हैं जिसको मौलवी करीमुद्दीन ने पेश नहीं किया था और उनको इन्होंने पेश किया है, ठीक है। तो इसकी नौइयत तमसीली है। इसकी वजह से जब सच और झूठ का रज़्मनामा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ तो देखिए जो तमसीली किरदार है वो खुद इंसान है, लेकिन बाज़ औक़ात जो तमसीली किरदार के लिए की वजह से ख़ास मशहूर है वो है, जैसे मान लीजिए अभी सच और झूठ का रज़्मनामा में सच हमारे सामने में एक किरदार है, उसके बाद झूठ हमारे सामने में एक किरदार है, ठीक है। तो अब देखिए, सच को हम लोग छू नहीं सकते हैं,
झूठ को हम लोग छू नहीं सकते हैं, उससे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच और झूठ के रज़मनामा में आप देखेंगे कि ये लोग बात करते हैं, गोया ये तमसीली है। इसी तरह से ये भी जो मजमून है इसकी भी नोयत तमसील की है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे ज़रूर समझा दूंगा। फिर मुशायरा किस तारीख को मुनक्किद हुआ था, यहाँ पे किस में ये आ गया, ये होना नहीं चाहिए, काफ सीन होना चाहिए सिर्फ। तो मुशायरा किस इस तरह लिखते हैं, काफ सीन, ठीक है, किस, बस इसमें याय का इजाफा है तो ये गलत है, ये गलत हो गया। तो मुशायरा किस तारीख को मुनक्किद हुआ था, तो आप जानते हैं कि मुशायरा जो है 14 रजब को मुनक्किद हुआ था। उसके बाद है कि 1261 हिजरी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा कितने हिस्सों में है, ये आपको याद रखना है कि कितने हिस्सों में है। तो आप याद रखिए कि 5 हिस्सों में है, और वो 5 हिस्से कौन कौन से हैं, तमहीद, तदबीर, तरतीब, तकमील, तकदीर। और आपके निसाब में सिर्फ 2 हिस्से शामिल हैं, वो है एक तो तमहीद और दूसरा हिस्सा है तदबीर। ये 2 हिस्से आपके निसाब में लिए गए हैं, बाकी तरतीब, तकमील और तकदीर ये आपके हिसाब में नहीं है। फिर भी आपके इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि कितने हिस्से हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि 5 हिस्से हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, सवाल है 1261 हिजरी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा में किस दौर के शायरों की तस्वीर पेश की गई है। इसे मैंने 12 समझाया है, तो आपको याद रखना होगा कि दिल्ली के आखिरी दौर, ठीक है, दिल्ली के आखिरी दौर के जो शायर हैं उसकी तस्वीर पेश की गई है। उसके बाद देखिए कि किसके मुताबिक इंसान एक महशर ख्याल है। इस जुमले को मैंने अंडरलाइन करके आपको दिया है, आपको याद रखना है कि किसने कहा था कि इंसान एक महशर ख्याल है। तो मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक इंसान एक महशर ख्याल है। उसके बाद देखिए कि पुराने कागजात में किसकी तस्वीर, कलमी तस्वीर मिली थी। मैंने समझाया था कि कलमी तस्वीर किसे कहते हैं, और अगर आप इस मतन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कलमी तस्वीर किसे कहते हैं। तो हकीम मोमिन खान मोमिन की कलमी तस्वीर मिली थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि सवाल कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किसी एक तख्लीक का नाम बताइए। आपके इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक है, 4 नाम दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। या हो सकता है कि ये भी पूछा जाए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक नहीं है, उसमें से आपको 3 इनकी तख्लीक दी जाएगी और एक जो है गलत किसी और की तख्लीक। जैसे मान लीजिए नरंगे ख्याल यहाँ पे है, आब हयात यहाँ पे है, सुखनदान फारस मान लीजिए दे दिया गया, सुखनदान फारस, और उसके बाद एक दे दिया गया कि नगमाए गुल, ठीक है, नगमाए गुल। तो इस सूरत में ये गलत हो जाएगा, तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही तरह से आपको होना चाहिए। पहली सूरत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस तरह मुश्किल हो जाएगा फिर। तो नरंगे ख्याल आप याद रखिए और आब हयात, क्योंकि इन दोनों का जिक्र आपके इसमें आया है, और आगे जो इंसान सच और झूठ का रज़्मनामा है उसमें तो ये आएगा ही। चलिए उसके बाद के शेर है, शेर क्या है, शेर है कि जवानी से ज्यादा वक्त पीरी जोश होता है, भड़कता है चराग सुबह जब खामोश होता है। सवाल है कि ये शेर किसका है। ये शेर अमीरुल्लाह तस्लीम का है। अमीरुल्लाह तस्लीम ने इस शेर को कहा था और इसका इस्तेमाल कहा था। इसका इस्तेमाल कब किया था इन्होंने, फरतुल्लाह बेग ने, उस वक्त जब ये सोच रहे थे कि किसके हवाले से लिखा जाए, किस शायर के हवाले से, क्योंकि इन्हें तो बचपन से शौक था, अलबत्ता वो कभी लिखे नहीं थे। तो कलमी तस्वीर मोमिन खान मोमिन की तो तहरीक बनी थी, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि किसकी लिखे। क्यों? क्योंकि उर्दू शायरी की जो रिवायत है बहुत कदीम है, क्योंकि अमीर खुसरू से लेकर के, अमीर खुसरू को अगर आप देखेंगे तो ये 13वीं सदी के शायर हैं, और फरतुल्लाह बेग जो है 19वीं सदी। इसके इसी बीच में तो करीब 1319 साल का सफ़र है यहाँ पे। तो इतना लंबा सफ़र तय कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो लास्ट में उसके जहन में ये बात आती है कि अमीरुल्लाह तस्लीम ने एक शेर कहा था कि जवानी से ज़्यादा वक्त पीरी जोश होता है, भड़कता है चराग सुबह जब खामोश होता है। तो चराग सुबह से मुराद ये है कि दिल्ली का जो आखिरी वक्त था, यानी कि शाह आलम सानी के वक्त के बाद का जो ज़माना शुरू हुआ, शाह आलम सानी और बहादुर शाह ज़फ़र वगैरह, तो उस ज़माने में जो शायर थे
वो आखिरी दौर कहलाया और उस दौर के शायरों के बारे में लिख दिया जाए, जिसमें मोमिन खान मोमिन, मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़, शिफ्ता, आजुर्दा वगैरह थे। उम्मीदें समझ गए होंगे। अच्छा, मौलवी करीमुद्दीन का आबाई वतन कौन सा है? तो पानीपत का है, पानीपत का रहने वाला था। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन की आला तालीम कहाँ से हुई, कहाँ हुई? तो मौलवी की आला तालीम होती है दिल्ली कॉलेज में। आप लोगों को कमेंट करना है कि इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, ठीक है? इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, ये आपको बताना है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन के उस्ताद का नाम बताइए। मौलवी करीमुद्दीन के उस्ताद का नाम बताइए। तो इमाम बख्श सहबाई। एक तो ये आप इसको याद इसलिए भी रखिए क्योंकि हो सकता है कि इसमें 1261 हिजरी के इसमें किसका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसमें 3 नाम तो आपको ज़हन में रखना होगा। तो इमाम बख्श सहबाई इस तरह से भी याद रखिए। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन की किताब का नाम बताइए। अच्छा, इसका जिक्र हो चुका है मौलवी करीमुद्दीन की किताब का इसमें मतन में, तो याद रखिए तबकातुश शोराए हिंद। तबकातुश शोराए हिंद जो है वो एक तज़किरा है, और मैंने बताया था कि तज़किरा क्या है। तज़किरा एक ऐसी किताब है जिसमें नंबर ऑफ शायर होते हैं, बहुत से शायर होते हैं, उनके बारे में मुख्तसर हालात ज़िंदगी होती है और उनके कलाम का नमूना होता है, उसको तज़किरा कहते हैं, ठीक है? तो तबकातुश शोराए हिंद एक तज़किरा है। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन ने कहाँ मदबा खोला था? मदबा यानी कि प्रेस, ठीक है? मदबा कहते हैं प्रेस को। तो इन्होंने मदबा खोला था मुबारकुन निसा बेगम की हवेली में। ये सवाल पूछा जाता है, मुबारकुन निसा की हवेली में। उसके बाद है नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ मिर्ज़ा गालिब के कौन थे? आप जानते हैं मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब की ये कौन थे? तो वो इसके भांजे थे, ठीक है? और करीब 30 साल की उम्र में इनकी वफ़ात भी हो जाती है। और इन्हीं की वफ़ात के बाद जो है मिर्ज़ा गालिब को बहुत दुख होता है। मिर्ज़ा गालिब गालिबन उस वक्त जो है कलकत्ता में थे। वापस आकर के वो एक मरसिया कहते हैं उनकी कब्र पे बैठ के कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। ठीक है, ये बहुत उम्दा मरसिया, ज़रूर देखिएगा, गूगल करने से आपको मिल जाएगा। चलिए, नवाब ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ की उम्र कितनी थी? आप के मतन में इसकी जो उम्र बताई गई है वो बताई गई 30 साल। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है हकीम एहसनुल्लाह खां किस ओहदे पर फाइज थे? तो वो वजीर आजम थे। अच्छा, ये हकीम क्यों लगा जाता है? क्योंकि वो पेशे से हकीम होते हैं, वो तबीब होते हैं, ठीक है? तबीब का भी जिक्र आता है, एक तो तबीब, ठीक है, या फिर हकीम, दोनों ही इससे याद किया जाता है। अगला सवाल के मिर्ज़ा फ़खरू का नाम बताइए। मिर्ज़ा फ़खरू का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा फ़खरू का नाम यहाँ पे नाम लिखा नहीं गया है, उसका नाम था मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन ये उनका असल नाम है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन। और मिर्ज़ा फ़तेहुल मुल्क जो है उनका खिताब था, वो ख़ानदानी खिताब है जो उसको दिया जाता था, ठीक है? और तखल्लुस वो रम्ज़ करते थे गोया। और फ़खरू जो है ये उनको प्यार से कहा जाता था, ठीक है? इनको कह सकते हैं हम लोग, उर्फ कह सकते हैं, ठीक है? उर्फियत, ठीक है? तो अगर उर्फ पूछे तो मिर्ज़ा फ़खरू, और अगर असल नाम पूछे तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन। और अगर ये पूछे कि उनका तखल्लुस क्या था, तो उनका तखल्लुस था रम्ज़, और उनका खिताब था फ़तेहुल मुल्क। ये सब याद रखिएगा आप। अच्छा, उसके बाद देखिए कि मिर्ज़ा फ़खरू की उम्र कितनी थी? तो आपकी इसमें उम्र बताई गई है कितना? 32-33, 32 या 33 दोनों में से कोई एक ही दिया जाएगा। बादशाह की उम्र, बादशाह से मुराद यहाँ पे कौन है? ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला सवाल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके ऊपर में शाह आलम का जिक्र आता है, लेकिन बादशाह जो है वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये बादशाह है। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा फ़खरू जो है वो इन्हीं के बेटे हैं, ठीक है? तो बादशाह की उम्र बताई गई है इस किताब में 70 बरस। अच्छा, उसके बाद शेख इब्राहिम ज़ौक़ के किसी एक शागिर्द का नाम बताइए। इनके शागिर्दों में हाफिज़ ग़ुलाम रसूल वीरान जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है इस मतन में भी, ठीक है? हाफिज़ ग़ुलाम रसूल वीरान तखल्लुस है इनका, हाफिज़ ग़ुलाम रसूल वीरान। अच्छा, इनके एक शागिर्द तो खुद ज़फ़र साहब हैं, बादशाह भी इनके शागिर्दों में से हैं, ठीक है? तो वो भी आप याद रख सकते हैं, इसमें और भी शागिर्दों का जिक्र हुआ है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
मुशायरे में सबसे पहले किसे मदऊ किया गया? ये भी सवाल अहम है कि किसे मदऊ किया गया था। तो इब्राहिम ज़ौक़ दहलवी को सबसे पहले मदऊ किया गया था। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब कहाँ रहते थे? तो मिर्ज़ा गालिब जो है बल्ली मारा में रहते थे। अच्छा, आपको कमेंट करना है कि ये बल्ली मारा कहाँ पे है, ठीक है, ये कमेंट करके बताना है कि बल्ली मारा कहाँ पे थे। उसके बाद क्या है कि मिर्ज़ा गालिब की उम्र कितनी बताई गई है? तो आपके मतन में उसकी उम्र 50 बताई गई है, ठीक है, और काफ़ी हैंडसम बताया गया, लंबा चौड़ा। मिर्ज़ा गालिब के किसी एक शागिर्द का नाम बताइए। तो नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद खान। मैंने देखिए इनके बहुत से शागिर्द हैं, लेकिन इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको इस मतन में खलीफाए गालिब कहा गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि खलीफा गालिब कौन है? तो नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद खान, ये इसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब की नाक में कौन दम कर रखा था? वह है मिर्ज़ा तफ्ता। मिर्ज़ा तफ्ता उनके दोस्त भी हैं और उनके शागिर्द भी हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट में कि नाक में दम वो किस तरह से कर रखा था, ठीक है, क्योंकि मतन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके इल्म में होगा। चलिए, मोमिन खान मोमिन की उम्र कितनी बताई गई है? तो मोमिन खान की उम्र 40 बताई गई है। मैंने यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को पेश किया जो आपके इम्तिहान के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बुलेट पॉइंट्स आप ले लीजिए कि मुशायरे के जो मीर थे वो थे आरिफ, ठीक है, वही ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ जो है वो मुशायरे के मीर थे, लीडर थे, ठीक है। उसके बाद हिस्सा तमहीद का मुतकल्लिम फरतुल्लाह बेग है। आप जानते हैं कि जो पहला हिस्सा है तमहीद, उसका मुतकल्लिम है फरतुल्लाह बेग, ठीक है। और जो तदबीर का जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, उसका मुतकल्लिम कौन है? करीमुद्दीन है। आपसे कोई भी जुमला पूछ लिया जा सकता है, कोई भी जुमला लेके अगर पूछ लिया जाए इसका मुतकल्लिम बताइए, तो आप बताने के काबिल होंगे अगर ये दोनों जहन में रखेंगे तो। निसाब में शामिल मुशायरा किताब, ये मतलब मुशायरा मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, 1261 हिजरी में लिखा गया था मुशायरा, पूरा तो नहीं लिखा मैंने, छोटा ही। तो इसको ये जो है मतलब कहाँ से आपके निसाब में जो माखूज कहाँ से है? तो उस किताब का नाम दिल्ली की आखिरी शम्मा है। क्या है? दिल्ली की आखिरी शम्मा। देखिए, फरतुल्लाह बेग ने इसे लिख दिया, लेकिन इसकी इशाअत हुई नहीं थी, और फिर जाकर के ख्वाजा हसन निज़ामी को ये किताब मिलती है, ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी को ये किताब मिलती है, और ये साहब जो है इस किताब को दिल्ली की आखिरी शम्मा के नाम से शाये कर देते हैं, ठीक है। किसमें? रिसाला उर्दू में शाये कर देते हैं। करीब करीब मेरे ख्याल से 1929 के आसपास शाये कर देते हैं, एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है। तो इसका नाम वो रख देते हैं दिल्ली की आखिरी शम्मा। अब ये किताब जो है कई नामों से, दिल्ली की आखिरी शम्मा, ठीक है, उसके बाद क्या है कि 1261 हिजरी में मुशायरा, उस नाम से भी शाये हुई है ये किताब, ठीक है। किताब का भी वो नाम है और इसमें जो आपका माखूज किया गया वो भी। तो अगर पूछ लिया जाए कि इस नाम से सवाल बनाया दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपको बताया गया कि ये रिसाला, उस वक्त दिल्ली में एक रिसाला शाये हुआ करता था, उसका नाम है उर्दू, उसमें शाये हुआ था। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यही है आज आपके चैप्टर 2 से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फरतुल्लाह बेग के हवाले से जो है पढ़ाया जा चुका है, जो कि आपके सामने अभी मौजूद नहीं है क्योंकि वो लाइव क्लास में पढ़ाया गया है। ये आपके लिए बिलखुसूस पढ़ाया जा चुका है। अगर आप में से कोई अगर बैच नहीं लिए तो आप बैच ले लीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकें। आपको पता होगा कि पिछले बैच के बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाया था, 40 आउट ऑफ 40 बच्चों का मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 भी आया था, कई बच्चों का मार्क्स। तो अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बस इतना करना है कि मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा और आपको प्रोसेस बता दूंगा। चलिए, अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।